हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आई एम पूजा और आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सर्वोच्च न्यायालय आज हमारी क्लास का टॉपिक है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है और संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष रखा गया है। इसलिए यहाँ पर एक संघीय न्यायालय का प्रावधान है जिसे कि सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय है, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है, संविधान की व्याख्या करता है, राष्ट्रपति को परामर्श देने का अधिकार रखता है और संविधान की भी रक्षा करता है। भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था और भारत के गणतंत्र बनने के 2 दिन के बाद यानी 26 के बाद 2 दिन 28 जनवरी 1950 को इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो जिस दिन भारत गणतंत्र बना था उस दिन सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था और इसके 2 दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। अब हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की संरचना। संविधान के अनुसार भारत की शीर्ष न्यायपालिका यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान के अनुसार इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अधिक से अधिक 7 न्यायाधीश होते हैं। ये तब की बात है जब सर्वोच्च न्यायालय बना था। एक मुख्य न्यायाधीश और अधिक से अधिक 7 न्यायाधीश होते थे। संसद कानून द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है। संसद को अधिकार है कि वो न्यायाधीशों की संख्या को बदल सकती है, बढ़ा सकती है, घटा सकती है। न्यायाधीशों की संख्या में समय समय पर बढ़ोतरी होती ही जा रही है। 1956 में 11 अन्य न्यायाधीश, 1960 में 14, 1978 में 18 और 1986 में 26 तक की बढ़ोतरी की गई थी। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश है और 30 अन्य न्यायाधीश हैं, तो टोटल 31 न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय में। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर जो दूसरे न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अवश्य लेता है। अब देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी क्या क्या योग्यताएं होती हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की पात्रता का वर्णन हमारे संविधान की धारा 124 में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश वही व्यक्ति हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो और कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो और राष्ट्रपति के विचार में सुविख्यात विधिवेता यानी कानून का ज्ञाता हो, कानून की समझ रखता हो। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल और इनका वेतन कितना होता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश 65 साल की उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। 65 वर्ष की आयु के पहले भी वे राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं और राष्ट्रपति को उनको अवकाश प्राप्ति से पहले भी संसद द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव के बाद से हटा सकते हैं। अभी तक इस प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है, लेकिन ये न्यायाधीशों को हटाने की एक प्रक्रिया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 1 लाख रुपये प्रति माह होता है और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 90,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के वेतन और भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित है। सामान्य परिस्थितियों में न्यायाधीशों के कार्यकाल में उनके वेतन और भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती, वे कम नहीं किए जा सकते। अब देखते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से जिनसे परामर्श करना वे आवश्यक समझे, परामर्श करने के बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। यानी कि राष्ट्रपति जो है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श से करेगा जिनसे परामर्श लेना वह उचित समझे। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश से अलग किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति में
भारत के मुख्य न्यायाधीश से जरूर परामर्श किया जाएगा। संविधान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में अलग से कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने की परंपरा रही है। हालांकि संविधान इस बात पर खामोश है, लेकिन इसके दो अपवाद भी हैं, अर्थात 3 बार वरिष्ठता की परंपरा का पालन नहीं किया गया। 1 बार स्वास्थ्यगत कारण और 2 बार कुछ राजनीतिक घटनाक्रम के कारण ऐसा किया गया है। 6 अक्टूबर 1993 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। जो कि न्यायाधीशों में सबसे बड़ी उम्र का न्यायाधीश होगा, उसको ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। अब हम देखते हैं न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, पदमुक्ति या महाभियोग, उन्हें हटाने की प्रक्रिया क्या है। हमारे संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश 65 साल की उम्र तक अपने पद पर रहते हैं, लेकिन 65 साल से पहले भी वे राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनको अवकाश प्राप्ति से पहले भी संसद द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं। लेकिन अभी तक इस प्रक्रिया द्वारा किसी भी न्यायाधीश को नहीं हटाया गया है, लेकिन सौमित्र सेन राज्यसभा में महाभियोग झेलने वाले पहले न्यायाधीश जरूर हैं। सौमित्र सेन एक ऐसे न्यायाधीश थे जिन पर महाभियोग चलाया जा चुका है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा आदेश साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर एक ही सत्र में विशेष बहुमत, जो कि संसद के प्रत्येक सदन की कुल संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान देने वालों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन पर ही दे सकता है। ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किसी भी सदन में पेश की जा सकती है, और इसमें जो है संसद के जितने भी सदस्य हैं उनकी कुल संख्या का बहुमत और उसमें जो मत देने वाले हैं या उपस्थित हैं उस समय, उनके 2/3 बहुमत द्वारा ही इसे समर्थित किया जा सकता है। अब हम देखते हैं उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र, यानी इसके क्षेत्राधिकार में क्या क्या आता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया। सबसे पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता संविधान के आर्टिकल 131 में दी गई है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है वैसे मुकदमे जो किसी दूसरे न्यायालय में नहीं जाकर सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में ले जाए जा सकते हैं। ऐसे मुकदमों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है, जैसे कि भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद को सीधा सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। दूसरा, केंद्र तथा एक या उससे अधिक राज्यों व एक अथवा उससे अधिक राज्यों के बीच होने वाले विवाद, 2 या उससे अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद और मौलिक अधिकारों को कार्यान्वित करने से संबंधित विवाद। इन विवादों को सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। दूसरा क्षेत्राधिकार है अपीलीय क्षेत्राधिकार। वे सभी मुकदमे जो सर्वोच्च न्यायालय से निचली अदालतों में चल रहे होते हैं, तो उसके विरुद्ध वे अपील के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में लाए जाते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 3 तरह की अपीलें सुनी जाती हैं: संवैधानिक, फौजदारी और दीवानी। संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अपील तब सुन सकता है जब वह इस बात को प्रमाणित कर दे कि इस मामले में कोई विशेष वैधानिक विषय है जिसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय में ही होनी आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय खुद इसी प्रकार का प्रमाण पत्र देकर अपील के लिए अनुमति दे सकता है। दूसरा है फौजदारी। फौजदारी अभियोग में सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्णय, अंतिम आदेश और दंड के विरुद्ध अपील तभी की जा सकती है यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दें कि इस पर निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया जाना आवश्यक है। थर्ड है दीवानी मुकदमे। दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील इन अवस्थाओं में हो सकती है। सबसे पहले, यदि सर्वोच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद का मूल्य 20,000 रुपये से कम नहीं है। 20,000 रुपये से ऊपर वाले मुकदमे ही सर्वोच्च न्यायालय में ले जाए जा सकते हैं अपील के तौर पर। दूसरा है मामला अपील के योग्य है। तीसरा, उच्च न्यायालय स्वयं भी फौजी अदालतों को छोड़कर अन्य किसी भी न्यायालय के विरुद्ध अपील करने की विशेष अनुमति दे सकता है। सैनिक अदालतें जो होती हैं उनको छोड़कर अन्य जो भी अदालतें हैं उनके विरुद्ध अपील करने की अनुमति उच्च न्यायालय स्वयं दे सकता है सर्वोच्च न्यायालय को।
तीसरा है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। हमारे संविधान के आर्टिकल 143 में ये दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे सकता है राष्ट्रपति को। किसी भी समय राष्ट्रपति को ये प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उपस्थित हो गया है जो कि सार्वजनिक महत्व का है, तो उस प्रश्न पर वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को स्वीकार करना या ना करना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। वह उसे स्वीकार कर भी सकता है और नहीं भी। फोर्थ है अभिलेख न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में भी काम करता है। इसका अर्थ है कि इसके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं या फिर जितने भी मुकदमे हैं उसका हवाला दिया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 129 ये घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उनको अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। जितने भी निर्णय लिए गए हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वो उनको एक रिकॉर्ड के रूप में रखेगा, एक अभिलेख के रूप में रखेगा, और आने वाले समय में यदि कोई उससे संबंधित मुकदमा आता है तो उसमें जो निर्णय लिया गया था उसे निर्णय के अनुसार फैसला सुनाया जाएगा। नेक्स्ट है रिट न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय रिट न्यायालय के रूप में भी काम करता है, जैसे कि हमने मौलिक अधिकारों वाले टॉपिक में किया था। आर्टिकल 32 के तहत यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। इस सर्वोच्च न्यायालय की इस अधिकारिता को उसकी प्रारंभिक अधिकारिता भी माना जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो सीधा ही सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, इसलिए ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भी आता है। नेक्स्ट है अन्य अधिकारिकता। जो ये अधिकारिकता थे, इनके अलावा भी कुछ अधिकारिकता हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त हैं। यह अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को यूपीएससी के परामर्श से नियुक्त करने का अधिकार रखता है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग जो कि परीक्षाओं का आयोजन करता है, तो उन परीक्षाओं में शामिल होने वाले जो भी कैंडिडेट्स नियुक्त होते हैं उनको अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय रखता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति से यह न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया संबंधी नियम भी बनाता है। राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के आदेशों का पालन करते समय किए गए खर्चे संबंधी सभी झगड़ों के लिए भी यह मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है। यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा भी करता है और यह संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों को उनके पद से हटाने की सिफारिश भी करता है। तो ये थी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। आज की वीडियो में हमने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जाना, इसका गठन कैसे होता है, न्यायाधीशों का कार्यकाल, उनका वेतन, उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है और उनके क्या क्या क्षेत्राधिकार हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस वीडियो का PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।